आज हमारे बीच हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और जो पूरे हमारे मीडिया के प्रभारी श्रीमान सतबीर सैनी जी, डॉक्टर सतबीर सैनी जी, उनके साथ हमारे अश्विन दत्ता जी, इंडियन नेशनल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं हमारे पार्टी के, और बाकी सारी सम्मानित हमारी ज़िला की टीम यहाँ बैठी है। आज मैं आप सब साथी जो हमारे पत्रकार साथी आए हो, आप सबका पहले तो यहाँ स्वागत करता हूँ। हमारे बीच पहुँचने पर माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का और डॉक्टर सतबीर सैनी जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ पूरी फतेहाबाद की टीम की तरफ से। और जो आज के प्रदेश और देश के राजनीतिक हालात बने हुए हैं और जिन परिस्थितियों से आज प्रदेश गुजर रहा है, उन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे बीच हमारे माननीय सम्मानित नेता और जो मीडिया प्रभारी जो प्रदेश को संभाल रहे हैं, वो ही उस पर सारी चर्चा करेंगे। मैं फतेहाबाद में जिला प्रधान होने के नाते मेरी ड्यूटी आप सबका एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। और मैं निवेदन करूंगा हमारे मीडिया प्रभारी प्रदेश डॉक्टर सतबीर सैनी जी से और श्रीमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अश्विन दत्ता जी से कि वो सारी बातों से, हालातों से हमें परिचित कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रुक जाओ एक बार, अभी रुक जाओ। क्यों प्रधान जी, और सबसे पहले मैं आप सभी का सारे जो प्रेस है जो इस फतेहाबाद ज़िले में जो आज हमारा आने का जो प्रोग्राम हुआ है, आप लोगों से मिलने का था बेसिकली। तो भाईचारे के नाते हम भी मीडिया में काम कर रहे हैं, आप लोग भी मीडिया में काम कर रहे हैं। आपका ध्येय, हमारा ध्येय, जो मकसद है वो एक ही है, जनता के लोकहित के मुद्दों को हम उठाएं और जनता की आवाज़ को बुलंद करें और जो जनहित की जो बात है उस पर चर्चा हो, सरकार को चिताएं। तो उस बारे में चर्चा करने का था। मैं यहाँ हमारी लोकल जो ज़िला फतेहाबाद की कार्यकारिणी है उनका भी धन्यवादी हूँ कि वो सभी लोग हम बात करने के लिए आए थे, तो उनसे बातचीत हुई है। और मुख्य तौर पे तो ये मिलने का ही था, लेकिन क्योंकि हम आए हैं और हमारा मकसद है कि परस्पर आपसे मिलते रहें, संवाद करते रहें और जो हमारी पार्टी की जो नीतियां हैं, हमारे पार्टी के जो प्रोग्राम हैं और जो लोकहित के जो मुद्दे हैं उन पर हम चर्चा विस्तार से आपके साथ करें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पिछले 2 साल से संघर्षरत है। ख़ास तौर से जब से पार्टी का विघटन हुआ उसमें हमारा बड़ा नुकसान भी हुआ था, लेकिन साथ साथ क्योंकि पार्टी के जो सिद्धांत हैं, चौधरी देवीलाल की जो नीतियां हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो संघर्ष है, उनका जो मार्गदर्शन है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब से वो दोबारा मैदान में आए हैं, अभी नई पारी वो शुरू कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत चल रही है और थर्ड फ्रंट का आगाज़ हो चुका है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारी पार्टी का जो संगठन है उसमें हम बूथ स्तर तक, जोन स्तर तक अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। संगठन का ज़ोरों से काम चल रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले 25 सितंबर तक हमारा संगठन का काम मुकम्मल हो जाएगा। और उसी तेज़ी के साथ जिस प्रकार से हमारी पार्टी जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिनको हम उठाने का हमेशा काम करते रहे हैं, जैसे कि किसानों का, जैसे आपको पता है कि मुद्दा 8 महीने से कम वो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने सर्वप्रथम जब ये 5 जून 2020 में ये अध्यादेश के ज़रिए 3 कानून लेके आई थी, तो 19 जुलाई 2020 को पंचकूला में हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी। इनके खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया था। सबसे पहले ये शुरुआत यहाँ से हुई थी। उसके बाद पंजाब के में भी आंदोलन शुरू हुआ, हरियाणा में भी हुआ, करते कराते अब ये आंदोलन की रूपरेखा यहाँ तक पहुँची है। आपको पता है कि जनवरी के महीने में चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एक अल्टीमेटम दिया था सरकार को, किसानों को मुद्दों को सुलझाओ, वरना 15 दिन के अंदर नहीं सुलझाए तो मैं अपने पद से त्यागपत्र दूँगा। और बहुत सारी लोगों ने उस बात का मजाक उड़ाया था कि ये तो ऐसे ही राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं।
उन्होंने सरकार को चिताने की बात कही थी, जब सरकार नहीं मानी 26 जनवरी के बाद खुद जाकर उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया था। मकसद यही था कि सरकार इस बात को समझे, जो कोई आज पंच के पद से त्याग पत्र देने में या पद छोड़ने में उसको कष्ट होता है, इन्होंने विधानसभा का पद से रिजाइन दिया है। एक मकसद यही था कि किसानों की बात को सुना जाए, क्योंकि हमारी पार्टी किसानों के हितों को, आम इंसान के, आम मजदूर के, किसान के, छोटे दुकानदार के, छोटे व्यापारियों के, जो आम जनमानस है उसके मुद्दों को उठाने का काम शुरू से ही करती रही है। और यही चौधरी देवीलाल की नीतियाँ थी। चौधरी देवीलाल ऐसे नेता थे देश में जिन्होंने कल्याणकारी नीतियों का सबसे पहले शुरुआत की थी, चाहे वो वृद्धा समान पेंशन की बात थी, चाहे वो कन्यादान योजना की बात थी, चाहे वो बच्चों का SC ST के बच्चों को वजीफ़ा देने की बात थी, चाहे वो फसलों का ख़राब होने पर उसका मुआवजा देने की बात थी। सर्वप्रथम चौधरी देवीलाल ने ये शुरू की थी कर्जा माफ़ी की जो बात थी। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न सरकारों ने उनको अडॉप्ट किया है, और देश में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना चौधरी देवीलाल के 1970 के मुख्यमंत्री काल से, और उसके बाद सेकंड टाइम जब 1987 में जब बने वहाँ से लेके, और उन सारी नीतियों को लेके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 1999 और 2000 के बाद 5 साल का जो टेन्योर उनका रहा, उसमें उन्होंने सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया। सरकार का जो काम करने का तरीका था, जैसे चौधरी देवीलाल ने कहा था, लोक राज लोक लाज से चलता है, उसी धारणा को लेके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला गांव-गांव में जाते थे। दरबार सरकार आपके द्वार के तहत सब पंचायतों की सुनते थे, सारा प्रशासन होता था। अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी की कोई कमी बेसी होती तो उसी टाइम उसकी बात सामने आती थी, उसी टाइम उसका समाधान होता था। और कहीं जो पैसा दिया जाता था पंचायतों में, पिछली बार जो पैसा दिया गया वो ठीक लगा नहीं लगा, उसमें कोई कमी बेसी है, गाँव के लोग भी, उनकी सुनवाई होती थी, मुद्दों का समाधान होता था। सही मायनों में गवर्नेंस मॉडल था। लेकिन अब आप देखते हैं CM विंडो की बात आती है, CM विंडो पे वो एप्लीकेशन डल जाती है, एक तरफा बात है, एक तरफा कार्रवाई है। जो जिसकी समस्या है, जिसकी शिकायत है, उसका समाधान उस प्रकार से नहीं होता जो आमने सामने रूबरू होके आता है। क्या होगा, कभी किसी केस में कोई रूटीन की बात हुई होगा, लेकिन अदरवाइज़ वो जो है ना, लीपा पोती के सिवाय कुछ नहीं है। और इसकी बातों दूसरी बातों पर आ जाए, इसका असर भी क्या पड़ा है, असर कहाँ पड़ता है। जब प्रशासन व्यवस्था ठीक ना हो तो, नीति और नीयत ठीक ना हो तो क्या असर पड़ता है। अब ये देखिए, आज बेरोज़गारी हिंदुस्तान में हरियाणा राज्य सबसे नंबर 1 पे है, हर तीसरा नौजवान बेरोज़गार है। और उससे ज़्यादा और भी आगे चलें तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। वो इसलिए कि जो उसकी एलिजिबिलिटी बनती है, उसकी योग्यता के आधार पर उसको रोज़गार नहीं मिला। उसको कई बार तो MSc करे बच्चे ने क्लास 4th की नौकरी करनी पड़ रही है, किसी ने और छोटा काम करना पड़ रहा है। वैसे काम कोई छोटा नहीं होता, लेकिन इसकी योग्यता के आधार पर उसको काम नहीं मिलता। तो ये सारी बातें वो तब हैं जब सरकार ये दावे करती थी जो मार्च 2016 में एक बहुत बड़ी समिट की थी गुड़गांव में सरकार ने देश विदेश के उद्योगपतियों को, इन्वेस्टर को बुलाया था। वहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, बहुत बड़ी इसकी मुनादी हुई थी, और ये कहा गया था कि 6.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट के MOU साइन हुए हैं। 6.5 लाख करोड़ के, उनकी कोई इन्वेस्टमेंट आई नहीं, लंबी चौड़ी। और पिछले दिनों एक उसमें प्रेस डिबेट में भाजपा के प्रवक्ता ने कहा था भाई 8,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है 5 साल में। अब आप ये बताइए, 6.5 लाख करोड़ MOU के अगेंस्ट 8,500, ये तो रूटीन में आने वाली चीज़ थी। रूटीन में तो इससे ज़्यादा आनी चाहिए थी, ये तो रूटीन में पहले से आ रही थी, नहीं तो इससे कहीं ज़्यादा। लेकिन इसका कारण ये रहा कि जैसे ये दावे करते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, दावे थे, लेकिन कोई दावा। अब आज की स्थितियों में देखें, ये भ्रष्टाचार नहीं है, पेपर लीकेज के मामले 28 पेपर लीक हो चुके हैं, और आए दिन जब भी कोई बात होती है उसमें यही हाल हो रखा है। कहने को कुछ भी कहीं, आप चले जाइए दफ्तरों में, कहीं किसी भी जगह चले जाइए, कोई भी काम किसी सीधे तरीके से हो जाए तो आप लोगों को सब पता है। आगे आइए, इसके साथ साथ अब जो व्यवस्था है, जो इसकी अर्थव्यवस्था की जो पोजीशन है, कहाँ चली गई है, माइनस में चली गई थी। लॉकडाउन के टाइम में तो चलो वो स्वाभाविक है, कुछ टाइम तक वो प्रोडक्शन रुका था, लेकिन अदरवाइज़ उसके बाद, उससे पहले ही, लॉकडाउन से पहले ही ये 3-4 के बीच में GDP आ गई थी, जबकि 7, 8, 10 तक हमारी GDP रही है। और नोटबंदी और GST को ठीक प्रकार से लागू ना करना, सबसे बड़ी गड़बड़ी तो यहीं हो चुकी थी जब डीरेल हुई इकॉनमी। उसे क्या हुआ,
जो छोटे उद्योग धंधे थे, फैक्ट्रियाँ थी, वो बंद होनी शुरू हुई। बैंकों के NPA हो गए, लोग किस्त नहीं दे पाए जो लोन कर्जे ले रखे थे, और वो जो बैंकों के ऊपर असर पड़ा, रिकवरी हुई नहीं। NPA 10, 12, 15 लाख करोड़ तक NPA बैंकों के हुए, और उससे क्या हुआ, बैंकिंग व्यवस्था सारी चरमरा गई। कोई लोन लेना चाहता उसको किसी को लोन नहीं मिलता, आम आदमी को लोन नहीं मिलता। जिसका बहुत अच्छा कारोबार है, जिसके पास कैश फ्लो अच्छा है, या मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, उसको तो दे देती बैंक, बाकी तो नहीं दे पाता। किसी का NPA में आ गया, किसी का लेट रिकवरी में आ गया, किसी का इरेगुलर अकाउंट में आ गया, किसी का कुछ हो गया। तो आम जो व्यापारी है वो बहुत बुरी तरह से परेशान है। आप सारे शहर में यहाँ सब लोगों से मिलते हो, सबको आप लोगों को पता है, चाहे आड़ती है, चाहे व्यापारी है, चाहे दुकानदार है, चाहे आम कर्मचारियों के साथ भी बहुत तरह की मतलब दिक्कतें हैं, मुश्किलातें हैं। ख़ास तौर से ये जो डेली वेजर पर लगाने की ठेकेदारी प्रथा के तहत जो व्यवस्था की गई है, किसी को कोई भी मतलब कितना पढ़ा लिखा योग्यता उसकी है तो उसको जिस प्रकार से उसको लगने के लिए ठेकेदार की आगे पीछे घूमना पड़ता है। पैसे भी कई जगह शिकायतें आम अखबारों में आती हैं, जिस तरह लेते हैं 1 महीने की तनख्वाह, 2 महीने की तनख्वाह, इस तरह की सारी चीज़ें सबके सामने हैं। तो सारी व्यवस्था लचर पचर हो चुकी है। सारा जो कानून का शासन है उसका कोई यहाँ पे जिक्र नहीं रह गया है। लॉ एंड ऑर्डर इतनी ख़राब है, और महिलाओं की सुरक्षा का तो क्या जिक्र करें। हर दिन बलात्कार की घटनाएं और गैंग रेप, 3 दिन में 2 दिन में एक गैंग रेप की हर तीसरे दिन का एक एवरेज आ रही है। और सारी चीज़ें हैं जिनमें हम बहुत सारे ये देखने को मिलता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि कुल मिला के गवर्नेंस मॉडल की जो फेलियर है। और यही वजह है कि जो 4th स्टेट की जो ड्यूटी होती है, जो दायित्व है प्रेस का, जनता के मुद्दों को उठाना, बुलंद करना। आप लोगों को पता है आज की डेट में एक दबाव था प्रेस के ऊपर, ख़ास तौर से जो बिजनेस हाउसेज के कंट्रोल में जो मीडिया था उनके ऊपर अलग तरह के दबाव थे। लेकिन फिर भी पत्रकारिता में जो प्रोफेशनल हैं वो अपने दायित्व को निभाने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, हर समय उनकी कोशिश कामयाब होती है। इसीलिए लोकतंत्र जिंदा है। अदरवाइज तो जिस प्रकार का सरकार का दबाव, इंस्टीट्यूशन सारे ख़त्म किए हैं, चाहे वो जुडिशरी रही, चाहे इलेक्शन कमीशन था, चाहे CBI थी, चाहे कोई और संस्था थी, सभी को इन्होंने तोड़ा मोड़ा है और लोकतंत्र को बहुत बुरी तरह से कमज़ोर किया। पिछले दिनों देखो अब पार्लियामेंट में क्या हुआ, अब किस तरह से पार्लियामेंट के सदस्यों को किस तरह से वो जो उस नाम पे वो बुलाए गए हैं, वहाँ पे जो उनके सुरक्षाकर्मी होते हैं उनके नाम पे किस तरह मार्शल, किस तरह से उनकी धुनाई हुई, उनके सारे बयान सबके सामने। इससे ज़्यादा हालत कभी भी नहीं आए। इतने 75 साल देश आज़ाद हुए को हो गए। कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है 75वां। उसमें आप देखेंगे, समझेंगे तो सारी जो व्यवस्था है आप लोगों के कंधों पे है। 4th स्टेट के नाते और विपक्ष पार्टी होने के नाते हमारी भी ड्यूटी बनती है कि उन मुद्दों को उजागर करें, उठाएं, सरकार को चेताएं, सरकार चेते, सरकार ठीक करे। ख़ास तौर से जो ज्वलंत मुद्दा है किसानों का, उसका जल्दी से समाधान करे। हमारी सरकार से यही अपील है कि जो हमको इसमें राजनीति की बात नहीं है, लेकिन जो जनता की मुश्किलातें हैं, जनता का जो समस्या है, किसानों की जो समस्या, आम इंसान की जो समस्या है, इन 3 कानूनों में जुड़ी हुई आम आदमी की भी बहुत बड़ी बात है। जब स्टोरेज पे जो महंगाई का जो मुद्दा है, ये जो इसमें इन्होंने लिमिट थी जो उसको हटाया है, इसमें स्टोरेज की जो खाद्यान्नों पर स्टोरेज की जो बात है उसको जो हटाया है, उसके स्पष्ट मायने ये है कि होर्डिंग होगी तो कीमतें उसमें जो भी ब्लैक मार्केटिंग होती है या जो भी मन चाहे रेट जो है वो लेंगे और महंगाई और बढ़ेगी, आम आदमी का जीवन और कठिन होगा। सरकार डीरेगुलेशन की तरफ जा रही है, जो PDS सिस्टम है वो भी टूटेगा, सारा कुछ इस पर इफेक्ट होगा। अभी दिखाई नहीं देता, जैसे कहते हैं कि हम तो कह रहे हैं MSP देंगे देते रहेंगे। ये कानून जब लागू, अभी तक तो होल्ड पे, जब ये लागू होंगे ये किसी के बस की बात नहीं है। 1-2 साल ये दिखा देंगे करके, हाँ देखो जी MSP दे दी और रेट भी ज़्यादा मिल गया, मार्केट से बाहर मिल गया। लेकिन जो बिहार में व्यवस्था बनी है, बिहार में ये मंडियों का सिस्टम हटाया गया था आज से 15 साल पहले, आज उनकी वहाँ क्या हालत है। जहाँ यहाँ पे जो वो मिलता है, जो रेट मिलता है पैडी का 1800-1900 अलग अलग वैरायटी के हिसाब से मिलता है, वहाँ कोई 1000-12 समय भी नहीं पकड़ता। इसी तरह मक्का की बात है और जो दूसरी जीन्स है वहाँ के लोकल के हिसाब से, तो बहुत बुरी हालत है। किसान कर्जे तले दबा हुआ था। पहले ही सरकार ने कहा था जब सत्ता में आने से पहले कि हम जैसे ही आएंगे हम ये स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे, पहली कलम से करेंगे और किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाएगा और उसमें C2 के फार्मूले से होगा। लेकिन कुछ नहीं, बात करके
कोरा जिक्र तो करते हैं लागू कर दिया, लेकिन वो असली मुद्दे की बात ही C2 के फार्मूले के मुताबिक नहीं दिया, जिससे किसान की लागत भी पूरी नहीं होती। किसान त्राही त्राही कर रहा है, और किसान जब दुखी है तो मजदूर जो उससे जुड़ा हुआ है वो भी परेशान है, आड़ती भी परेशान है, छोटा व्यापारी भी। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन मुद्दों को हमें बराबर उठाना पड़ेगा, सरकार को चेताना पड़ेगा। आपकी और हमारी जिम्मेदारी एक जैसी है, तो हम आपका सहयोग मांगने आए। हम आपसे ये आशा करते हैं कि आप विपक्ष के नाते हमारी इस मामले में मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, ताकि जनता के हितों की सुरक्षा हो सके। जहाँ तक कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है हरियाणा में, वो तो कहीं दिखाई नहीं देती, वो तो सिर्फ सरकार की बी टीम है। चाहे आप देख लीजिए, जब विधानसभा में किसानों का मुद्दा आया था, चौधरी अभय सिंह अकेले वहाँ पे उन्होंने इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाया था। कांग्रेस वॉकआउट करके चली गई थी। जब दोबारा सेशन लगा, उस टाइम चौधरी अभय सिंह रिजाइन कर चुके थे। कांग्रेस ने क्या मुद्दा पकड़ा कि हम उनके अविश्वास का प्रस्ताव लेके आएंगे, सिर्फ सरकार को सपोर्ट करने के लिए। जब पता था, खलबली मची हुई थी, सरकार टूटने को थी, कहीं गठबंधन वाले MLA भाग रहे थे, कहीं सरकार के भाग रहे थे। उन्होंने ये देखा कि भाई सरकार को 6 महीने का जीवन दान मिलेगा, एक बार अविश्वास का प्रस्ताव गिरा और 6 महीने सरकार सिक्योर होगी। वो हुआ। उनके पास जब नंबर ही नहीं था, फिर अविश्वास प्रस्ताव के क्या मायने थे? वो एक ड्रामा करना था। ये सारी चीज़ें हैं जिससे जुड़े हुए हैं, सारी चीज़ें हैं जिससे आप सब परिचित हैं। तो इन सारे शब्दों के साथ मैं इतनी ही आप लोगों से अपील करूंगा कि हमारे को ये आदेश था पार्टी के हाईकमांड से कि भाई जो जिला स्तर के जो मीडिया पे काम करने वाले जो लोग हैं, ब्यूरो हैं, कोरेस्पोंडेंट हैं, उनसे मिलें, बातचीत करें, संवाद करें और परस्पर जो जनता के हित के मुद्दों को हम बार बार उठाएं, ताकि सरकार चेते और आम जनता की कुछ जो परेशानियां कम हो। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं श्री अश्विनी दत्ता जी, जो बहुत लंबे समय तक जर्नलिस्ट रहे, सीनियर जर्नलिस्ट रहे। इन्होंने हिंदुस्तान टाइम में काम किया, टाइम्स ऑफ इंडिया में किया, ट्रिब्यून में किया, दैनिक ये पंजाब केसरी में, कई महत्वपूर्ण जगह इन्होंने काम किया। इनके फादर साहब भी जर्नलिज्म में थे और ये जर्नलिस्ट फोरम के प्रेसिडेंट भी रहे किसी ज़माने में, कई साल तक रहे। इन्होंने बहुत ही काम किया इस फील्ड के लिए। आज हमारी पार्टी की सेवा कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद 3 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी हमारे को आशीर्वाद दें और अपनी बात कहें। धन्यवाद सैनी। मेरे से पूर्व डॉक्टर सतबीर सिंह सैनी जी, जो प्रदेश के प्रेस प्रवक्ता हैं, बड़े खूबसूरत ढंग से उन्होंने इन नाकामियों के बारे में बताया। डॉक्टर सतबीर सिंह सैनी 7 सब डिवीज़न के SDM भी रहे हैं और 4 जिलों के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं। आप पार्टी का कार्य कर रहे हैं और मैं सर्वप्रथम प्रधान जी का और सारे यूनिट का जिस ढंग से काम कर रहे हैं मैं मुबारकबाद देता हूँ। दे आर डूइंग रियली वेरी वेल। मेरी बैकग्राउंड जर्नलिज्म से है। हम कोई 64-65 साल जर्नलिज्म करते रहे। मेरे फादर साहब 35 साल, 33 साल और 32-33 साल मैंने किया है। ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, पंजाब केसरी, इकोनॉमिक्स टाइम। फतेहाबाद से तो वैसे भी बड़ा पुराना रिश्ता, क्योंकि मैं प्रधान था रहने यूनियन जर्नलिस्ट का। वर्ष 2000 में मैं आया करता था फतेहाबाद उस ज़माने में भी। और फतेहाबाद के बहुत लोग यमुनानगर में सेटल हैं। ये शायद आपको पता है कि नहीं पता, बहुत लोग यमुनानगर में सेटल हैं और बढ़िया लोग, मेहता, खासकर मेहता काफ़ी लोग, हाँ, यमुनानगर में सेटल हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सर्वप्रथम आपको आज 15 अगस्त के इस पर्व त्यौहार पे आपको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आज देश के आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं। सबको मुबारकबाद हो, सबका परिवार सुखद मंगल में हो। और दूसरी बात, जो ओलंपिक में 7 में से 3 मेडल्स जो हरियाणा के बच्चों ने लिए हैं, हरियाणा वासियों को मुबारक, सबको मुबारक। और आपको मैं खबर दे रहा हूँ, जो मैनेजमेंट्स गई थी साथ डॉक्टर प्रेम वर्मा टीम के साथ, वो आपके इलाके हिसार का रहने वाले हैं, सिरसा के रहने वाले हैं, IRS अफसर हैं, दिल्ली में कार्यरत। तो ज़्यादा कहना उचित नहीं लगता, क्योंकि मैं पत्रकारों की जिज्ञासा को भी जानता हूँ। लेकिन मैं 2-4 बातें ही आपसे शेयर करूँगा कि आज हमारा 16वां ज़िला है। हम हर ज़िले में जा रहे हैं, हर ज़िले के पत्रकार दोस्तों से मिल रहे हैं, टू रिन्यू द रिलेशन, यू अंडरस्टैंड, टू रिन्यू द रिलेशन। क्योंकि ये नई जनरेशन आ गई है जिनको हम नहीं जानते हैं, जो हमें भी नहीं जानते हैं, तो इसलिए रिन्यू द
रिलेशन, ताकि हमें बताएं क्या हमें और अच्छा ढंग से, प्रभावी ढंग से करना चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है, अगर मैं ये कहूँ कि सिंगल एक ऐसी पार्टी है जो कैडर बेस्ड पार्टी है, तो मैं गलत नहीं हूँगा। हिंदुस्तान की अगर ममता बनर्जी की टीएमसी ने चोट लगने के बावजूद 1 लाख से वहाँ से मुक्ति दिलाई थी बाकी लोगों से, और जहाँ हिंदुस्तान के 15 हेलीकॉप्टर जहाज खड़े थे तब भी जीत हासिल करी थी, तो वो कैडर के कारण ही बढ़ती की थी। आज मैं देख रहा हूँ कि कितना सुंदर कैडर ये बैठा हुआ फतेहाबाद का। आज इंडियन नेशनल लोकदल का कितना कैडर है, 3.5 लाख मेंबरशिप तो अभी इन्होंने ज्वाइन कराई है। गांव गांव में जा रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं, वार्ड वाइज जा रहे हैं। ये एक ऐसा है कैडर पे चौटाला साहब और देवीलाल जी की बदौलत बना है, जिसको आज अभय सिंह जी सींच रहे हैं, कि मुझे कोई भी कुछ डाउटफुल नहीं मैं हूँ बात करना, अपनी समझ के मुताबिक, अपने जर्नलिज्म के बैकग्राउंड के मुताबिक, कि इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में आना निश्चित है, डेफिनेटली निश्चित है। वैसे मैं आपको एक खबर दे के जरूर जा रहा हूँ कि मेरी खबर की कभी करेक्शन नहीं छपती। मुझे एडिटर कहा करते थे किसी ज़माने में कि दत्ता साहब आप लिख के भेजो कौन कौन सा एमएलए बनेगा, और टचवुड जो लिखता था वो आता था, वो छपता था। मुझे दिख रहा है कल क्या होगा, ये तो प्रभु को मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम, किस तो ऊपर वाले को मालूम होता है, वाहिगुरु को मालूम होता है, लेकिन दिख रहा है। आज चौटाला साहब को मिलने के लिए आप हैरान हो जाओगे, 10 फ़ोन हार हो जाते कि हमें मिलाओ जी, हमें मिलाओ जी, हमें मिलाओ जी, हमने मिलना है, चौटाला साहब से मिलना है, क्योंकि वैसी शख्सियत है। नीतीश कुमार जी के साथ खाना खा रहे हैं, देव गौड़ा जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ बैठे हैं, मुलायम सिंह जी के साथ खाना खा रहे हैं, बादल साहब के साथ तो पता है आपको पगड़ी बदल रिश्ता है। और इसमें भी कोई शक नहीं, बाकी हिंदुस्तान की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नॉन कांग्रेस और नॉन बीजेपी, वो चौटाला साहब के लीडरशिप के साथ चल के, मैं ये नहीं कहता नीचे ऊपर, साथ चल के थर्ड फ्रंट की घोषणा करेंगे। क्या हुआ था 1977 में, जो मेरी उम्र के लोग बैठे हैं, जब जयप्रकाश नारायण जी ने बनाई थी पार्टी और मोरारजी देसाई जी को उन्होंने बेसिकली हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। क्या हुआ था 87 में, जब तो देवीलाल जी ने अपनी पगड़ी, अपनी इज्जत की पगड़ी वीपी सिंह जी के कंधे पे रख दी थी। कौन रखता है जी, बुरा न मानना बाबू जी, गुस्से भी ना हो जाना, कोई पंचायत का सरपंच भी न रखे, उन्होंने तो मतलब पगड़ी दे दी कि लो जी आपको इज्जत, आपकी इज्जत, ये परिवार ऐसा है। और क्या 1989 में थर्ड फ्रंट नहीं बना, जो देवीलाल जी की रहनुमाई में, आपके इलाके की तो देवीलाल जी हैं, बना ना जी। तो ये एक ऐसा एक सिस्टम जनरेट होता जा रहा है दोस्तों, कि मुझे जो लग रहा है, देखो अभय सिंह जी ने रिजाइन कर दिया 27 जनवरी को। कौन करता रिजाइन जी एमएलएशिप से? कोई नहीं करता, रिजाइन करता है। हम छोटी सी नौकरी में मुझे रिजाइन करना पड़ जाए, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाए, लेकिन वो एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जहाँ इज्जत, मान, शोहरत लोगों के साथ चलती है। तो मैं अब आप ये देखिए कि आपके फतेहाबाद में पेट्रोल की कीमत 98 रुपये है, 97 रुपये, समथिंग लाइक दिस। क्या है जी कीमत? 100 रुपये है। 100 रुपये कीमत आपके पेट्रोल की कीमत है, और आपके साथ लगता है जो देश है पाकिस्तान में 75 रुपये है या 72 रुपये है। आपके साथ लगते जो ब्रह्मा है, आपके साथ लगते जो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वहाँ 70 है, 75 है, 80 है। तो क्या प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में? ठीक है, जीडीपी देख लो कहाँ है, ये तो सारे दुनिया मान गई कि जीडीपी कहाँ से कहाँ आ गई है। इन्होंने ठीक कहा कि कोरोना में दिक्कत जेन्युइन थी, और जेन्युइन दिक्कत का जेन्युइन समाधान हो गया है, अब तो दिक्कत नहीं है। तो मेरे कहने का पर्पज़ यह है कि आप सब एकजुट होके, अगर हम ठीक हैं तो, मैं पंचायत में कह रहा हूँ, ठीक हैं तो हमारे बारे में जरूर छापिएगा, अगर गलत है तो वो भी छापिएगा, वो आपका हक है, प्रेरोगेटिव आपका ही माफ़ करना, गलत किसी का हक छीनने के लिए वो नहीं है, लेकिन ठीक खबर को छापना तो हमारा भी तो बनता है हक। हम भी तो आपके बीच में से चढ़ के आए हैं, हम तो आपको दोस्ती करने आए हैं। तो मैं आपसे आज एक गुजारिश करके जा रहा हूँ और मान के जा रहा हूँ। अब ये आप देखिए, लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्स पॉलिसी, ठीक है भी, स्पोर्ट्स पॉलिसी शायद मालूम हो, कर्नम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में ब्रोंज मेडल लिया था कर्नम मल्लेश्वरी ने, वो यमुनानगर की निवासी है, वो हमारे घर के साथ ही गांव है गोविंदपुरी, वहाँ की बहू है। चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, मैं और चौटाला साहब उनके घर के मुबारकबाद देने बेटी को, कि बेटी मुबारक हो, तूने देश का एक मान सम्मान इज्जत दी है, जो भी उस टाइम पैसा बनता था सरकार से बेसिकली देते। तो ये पॉलिसीज कहाँ से आई हैं? अगर आपको याद हो, मोरनी हिल में चौधरी देवीलाल जी जब प्रधान बने थे चीफ मिनिस्टर, मोरनी हिल में पहली कदम पे किसानों का माफ़ कर दिया था, फॉलोड बाई कर्पूरी ठाकुर
बिहार के चीफ मिनिस्टर, देन लालू प्रसाद यादव। तो अब ये देश में अपना प्रथा बन गया कि ये पेंशन देनी है। तो ये सब सिस्टम जो जनरेट होके आया है, इंडियन नेशनल लोकदल इंपॉर्टेंट पार्टी है, 12 साल सत्ता में रही है, आपके सामने 12 साढ़े 12 साल सत्ता में रही है, आपके मुंह में सरस्वती वास करती है, आप तो सच कह के चले गए हो। तो मेरे कहने का पर्पज़ यह है कि ये थर्ड फ्रंट बनेगा, सब कुछ बनेगा, सब सिस्टम ठीक होगा, चौटाला साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, उनका मन कर रहा है और आज मेरा भी मन कर रहा है मैं आपके बीच में बैठूं। मैं तो जबरदस्ती मुझे उठा के ले जाते हैं, माफ़ करना, मैं तो यहाँ बैठना चाहता था, क्वेश्चन पूछे जाए, माफ़ करना, तीखे क्वेश्चन पूछे जाए ताकि अगले को पता चले कि पत्रकारिता है। लेकिन श्रीमान जी ने आदेश किया कि नहीं जी आप इस साइड बैठो। तो अब मैं ये क्वेश्चन पूछेंगे, इसके पास बैठूंगा, लड़के के पास बैठूंगा, ताकि मैं भी पूछ सकूँ कि सिस्टम क्या है। तो मेरी आपको सबमिशन है कि आप एक ऐसे फोर्थ स्टेट हो, सॉलिड स्टेट हो। पत्रकारिता की क्या होती है मैं बता रहा हूँ, पत्रकारिता की क्रेडिबिलिटी होती है, पत्रकारिता की इतनी इज्जत होती है कि जो जहाँ भी जाए इज्जत से लोग खड़े होकर मान सम्मान दे, और आपको मिलता है मान सम्मान। इसलिए तो हम भी तो 250 किलोमीटर से आए हैं, कहाँ चंडीगढ़, कहाँ यमुनानगर, आप समझ सकते हो डिस्टेंस वाइज, कि मिलने के लिए। तो मैं पुणे आप सबको 15 अगस्त की मुबारक भी देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप ठीक रहो। और मेरी एक छोटी सी लास्ट गुजारिश ज़रूर है आपसे, कोरोना काल से बचें। क्योंकि मैं ठीक कह रहा हूँ, हाथ धोइए, जो मुझे कहने की ज़रूरत है, जो जगह जगह लिखा हुआ है, डिस्टेंस रखिए, ये जो 3-4 प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन रखिए, क्योंकि ये गया नहीं है अभी सिर पे मंडरा रहा है, ये देखा जाए तो मंडरा रहा है, अभी डर लग रहा है सबको, कहीं ना कहीं डर लग रहा है। तो इसलिए इसका बचाव कीजिएगा और हम पुणे जल्दी मिलेंगे आपके साथ। मैं अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, कई ऐसे मुद्दे हैं कि कौन सी फैक्ट्री कहाँ बंद हुई हैं, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको पता ही है, आप पढ़ते हो, देखते हो, सुनते हो। मैं पुणे आपको, आपके परिवार को शुभकामनाएँ देता हूँ, प्रभु आपको खुश रखे और आपका और हमारा जो साथ है वो बना रहे, भाइयों की तरह बना रहे। धन्यवाद, प्रणाम, जय माता की। कोई सवाल हो गया, तुम ठीक कह रहे हो, हमें बोलने की ज़्यादा यही कहना चाहता था ये लेकिन